अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ने आपको खैर आफियत से रखा होगा। मैं थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड होता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वीडियो बनाना, लेकिन आपको बताया जैसे कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकूँ। यहाँ पे कोई भी बंदा प्रॉपर पढ़ के और प्रॉपर क्वालिफाइड बंदा कोई भी नहीं होता जो आपको प्रॉपर बता सके कि यार चीज़ें कैसे हो रही हैं और कैसे होनी चाहिए। एनीवे आज की वीडियो में मेरा मेन फोकस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम किस तरह से अमेरिका जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस किसी को भी अवेलेबल हैं, और उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा। उस ओवरव्यू के अंदर आपको देखना है कि आप किधर फिट इन होते हैं, किधर आपकी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर सेट बैठती हैं आपके लिए। अच्छा, इसमें बहुत सारी बेसेस हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस है, फिर फैमिली बेस है, बिजनेस है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन बेसिस के ऊपर जो है ना आप अमेरिका के अंदर इमिग्रेट कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है H1B। H1B आपका एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है। ये आप बेसिकली आपको कोई भी कंपनी, आप वहाँ पे पढ़ते हैं, कोई भी कंपनी आपको जो जॉब देती है, देन वो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करती है जिसे हम कहते हैं। उसके लिए वो फ़ी पे करते हैं और वो देखते हैं कि ये बंदा हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है और हमने इसको वापस नहीं जाने देना। तो उस सूरत के अंदर जो है ये H1B जो आपका एप्लीकेबल होता है। नंबर 2 पे जो इसी कैटेगरी के अंदर आता है ऑलमोस्ट, वो L1 वीज़ा है। L1 वीज़ा जो है वो बेसिकली कंपनीज़ की इंटर कंपनी एक्सचेंज होती है, इंट्रा कंपनी एक्सचेंज होती है। कि जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कंपनी वहाँ पे भी काम कर रही है, वो आपको L1 वीज़ा के ऊपर अमेरिका में भेज देगी। और ये ख़ासकर इंडियंस का बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि उन वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं यूएस बेस्ड हैं और जो वहाँ पे भी काम कर रही हैं, यूएस में भी काम कर रही हैं। तो आमतौर पे देखते हैं कि कोई इनका ऐसा एम्प्लॉई है जो उनके लिए अमेरिका जाके बेनिफिशियल हो सकता है, तो वो डेफिनेटली उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल और चीज़ें देने के लिए उसको वो अमेरिका भेज देते हैं L1 वीज़े के ऊपर। उसके बाद सबसे फिर आगे इम्पोर्टेंट जो है वो O1 वीज़ा है आपका। ये O1 वीज़ा जो है वो बेसिकली है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। वो आपको प्रूव करनी होती है कि आपकी अपनी फील्ड के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली चीज़ों पे ग्रिप है और आप उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, रादर देन कोई अमेरिकन उसे वहाँ लोकल हैंडल करे, उससे ज़्यादा अच्छा आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से O1 है। ये 3 कैटेगरीज तो ये हो गई आपको जो मैंने बताई है। H1B होगी, L1 होगी, O1 होगी। ये तो 3 कैटेगरीज सिंपली आपकी होती हैं। उसके बाद जॉब बेस्ड में, आपकी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड में आपका EB सेक्शन पूरा है। ठीक है, EB सेक्शन उन्होंने डिवीजन की भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब उसकी कैटेगरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। EB1 है, EB2 है। EB2 आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। EB2 के अंदर आपको अब NIW आ गया, नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको जॉब ऑफर भी नहीं चाहिए और आप उसके बगैर ही वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आफ्टर बैचलर्स 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर, या फिर आपको PhD लेवल की या मास्टर्स लेवल की एजुकेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है और आपको प्रूव करना ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रखते हैं और आप अमेरिकन जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी फेवर में है और अमेरिकन इकॉनमी को आप बूम देंगे। अच्छा, इसमें एक E कैटेगरी का बड़ा फेमस वीज़ा है, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है अलग से। E2 कैटेगरी का वीज़ा। E2 कैटेगरी का जो वीज़ा है वो बेसिकली इन्वेस्टर वीज़ा है। आप जाएँ, इन्वेस्टमेंट ले जाएँ। बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह EB5 है। EB5 के अंदर 1 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। वो तकरीबन अब जो डॉलर के हालात चल रहे हैं तो वो 30 करोड़ रुपये बनता है। तो ऑब्वियसली किसी के पास वो तो पैसे होते नहीं हैं। तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास वो पैसे हैं, और जितने जिनके पास इतने पैसे हैं वो फिर अमेरिका नहीं जाते। E2 जो वीज़ा है वो बेसिकली उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है। उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $1 लाख है। $1 लाख भी कहीं पे डिफाइंड नहीं है अगेन, लेकिन वीज़ा अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से $1 लाख इज़ एनफ। अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको साबित करना है कि आप 2-3 एम्प्लॉयज़ रखेंगे, अमेरिकन इकॉनमी को बेनिफिट करेगा, आपका बिजनेस जो जो भी आपने करना है वो बिजनेस को बेनिफिट करेगा। तो इस कैटेगरी के अंदर आप जा सकते हैं। सबसे इसके अंदर बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली बैक एंड फोर्थ मूव करना चाहते हैं। मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे हैं जो बैक एंड फोर्थ मूव करना चाहते हैं, जिनका बिजनेस यहाँ भी चल रहा है, जो अपना बिजनेस वहाँ भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
यानी इन अदर वर्ड वो डॉलर में कमाना चाहते हैं लेकिन वो नेशनलिटी वगैरह वेल नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बेस्ट है। फॉर लाइफ वीज़ा है, हर 2 इयर्स के बाद ये एक्सटेंड हो सकता है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, और जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक वीज़ा आपका चलेगा। आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चों की हेल्थ जो है वो टोटली इसमें फ्री है। जो नेशनल्स वाली सहूलतें हैं वो आपको भी मिल जाएंगी, तो इस लिहाज से वीज़ा बड़ा बेनिफिशियल है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएँ फैमिली वीज़ाज़ के लिए। फैमिली वीज़ा में IR1 होता है, CR1 होता है। ये बेसिकली स्पाउस वीज़ाज़ हैं कि आपकी हस्बैंड है या वाइफ है, उनको आपने स्पॉन्सर करना है। I-130 की पिटिशन डालेंगे आप उसके अंदर, वो अप्रूव होगी तो फिर आप I-485 की पिटिशन डालेंगे, आपका ग्रीन कार्ड अप्रूव होगा। इन द मीनवाइल आपका जो हेल्थ है वो हो जाएगा। I-796 आई गेस, वो पिटिशन आपको डालनी पड़ेगी। ये प्रोसेस है पूरा, लाइक 1-1.5 साल का प्रोसेस है, उसके अंदर आपको मिल जाता है। उसके अलावा F4 वीज़ा कैटेगरी है जो कि सिबलिंग्स के लिए, यानी कि बहन भाई आपके जो उनको स्पॉन्सर करने का टाइम, लेकिन उनका टाइम बहुत लंबा आ रहा है। राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, जिन्होंने 2007 में अप्लाई किया हुआ था उनका भी चल रहा है। लाइक आप देख लें कि 16 साल पहले, 12-13 साल था, लेकिन कोविड के बाद अभी ये 16-17 साल पहुंच गए। अब 2007 वाले जून जुलाई वाले लोग हैं, उनके इंटरव्यूज भी चल रहे हैं इस टाइम, तो उस लिहाज से ये कैटेगरी आपकी बड़ी काउंट करती है। अच्छा, उसके बाद आपका स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 वीज़ा बड़े इंपॉर्टेंट है। एक F1 वीज़ा है, यानी आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एक डिग्री में एडमिशन लेते हैं और प्रॉपर आप वहाँ पढ़ने जाते हैं, एक तो आपको वो मिलता है। एक और बड़ी कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हमारे बहुत सारे लोग शायद उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, लोगों को पता नहीं है। दैट इज़ M1 वीज़ा। M1 वीज़ा है कि वोकेशनल स्टडीज़ आपने वहाँ पे करनी है, कोई अपने हाथ से काम करने का कोई चीज़ सीखनी है, कोई हुनर सीखना है, तो उसके लिए आप वहाँ जा सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो हाथ से हुनर सीखना चाहते हैं वो लोग इतने कोई फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, तो डेफिनेटली वो फिर इस कैटेगरी के लोग, बहुत कम लोग यहाँ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कैटेगरी मौजूद है, और ये हमें देखना ये होता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा बेहतर फॉल करते हैं। ऑलमोस्ट लाइक 10 से 12 कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर अमेरिका के अंदर इतनी ऑप्शनल लोगों को अंदाजा ही नहीं है। हर बंदा कनाडा की तरफ भाग रहा होता है, हर बंदा कनाडा की तरफ कर रहा होता है, कनाडा ये है, कनाडा वो है, कनाडा ऐसे है। अमेरिका में बहुत सारी ऑप्शन है, अगर आप लॉ नोइंग है तो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन हैं, आप उन ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। और इट डिपेंड्स कि आपको कोई प्रोफेशनल बंदा मिले जो आपको प्रॉपर गाइड करे, आपकी केस स्टडी हो प्रॉपर, और उसको प्रॉपरली लेके चला जाए, रादर दैन कि आप किसी एजेंट के पास जाएं। जो मैं अगेन कहता हूँ बार बार कि एजेंट से बचें, एजेंट से बचें। एजेंट्स आपका नुकसान ही करेंगे, उसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। एजेंट्स के 100 में से किसी एक केस का तुक्का लगता है, बाकी सब केस फारिग हो जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एजेंट से ज़रूर बचें। बैठे हुए हैं, क्वालिफाइड कोई नहीं है, आप चेक करें उनकी क्वालिफिकेशन, आपका राइट है। बार बार कहता हूँ, क्वालिफिकेशन चेक करें, आप उनका एक्सपीरियंस चेक करें, आप उनका कि भाई पढ़े लिखे हैं, क्या है कि क्या तालीम है। मैट्रिक पास, FA पास बंदे लड़के बैठे हुए हैं जो बैठ के जनाब आपकी इमिग्रेशन कर रहे हैं, तो उनको उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं पता होते कि यार वहाँ जाके क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना है। लेकिन आप बहरहाल इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करेंगे आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको आपका बेस्ट सूटेबल वीज़ा मिल जाए, डू कॉन्टेक्ट मी, डू मैसेज मी इन द मैसेज बॉक्स। मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा, आपको अपना एड्रेस बताऊँगा यहाँ वाला भी। इफ़ यू वांट टू मीट मी इन US, तो मैं वहाँ का एड्रेस भी दे सकता हूँ, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन मैं आई एम हेयर टू हेल्प। मैं सिर्फ ये बार बार कह रहा हूँ कि जो फ्रॉड, जो धोखा होता है वो ना हो, लोगों से बचें जितना बच सकते हैं, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आपका वीज़ा प्रोसेस सही तरह से हो जाए। अगर आप किसी 2 नंबर बंदे के पास जाएंगे, आप पैसों का भी नुकसान करेंगे और अपने प्रोफाइल का भी नुकसान करेंगे। प्रोफाइल इन द सेंस कि आपका पासपोर्ट का बड़ा फर्क होगा, रिजेक्शन होती है, कुछ होता है, उसका तो कुछ नहीं जाना, आपका रिकॉर्ड गंदा हो जाएगा। तो रादर दैन आप एक सही लाइन चूज़ करें, आपको पता हो कि मैंने इस लाइन पे जाना है, और फिर उस लाइन पे अकॉर्डिंगली उसके आप चलें। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी प्रोफेशनल से मिलें। इट्स नॉट अबाउट मी, भाई कोई क्वालिफाइड बंदा मिलता है आपको ज़रूर जाएं उसके पास और क्वालिफाइड बंदे से बात करें। एक किसी ये जो आम एजेंट हजरात बैठे हुए हैं आपका बेड़ा करने के लिए, उनके पास प्लीज़ मत जाएं। आपको शॉर्टकट दिखाते हैं, आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, तो उन सुहाने ख्वाबों से और उन शॉर्टकट से बचें, और कोशिश करेंगे किसी प्रोफेशनल बंदे के से मिलें ताकि वो आपको सही तरह से प्रॉपरली गाइड कर सके। अगर आप अपनी कोई कैटेगरी जानना चाहते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगेन दोबारा कहूँगा, डू टेक्स्ट मी इन द मैसेज बॉक्स। मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा, आपको अपना एड्रेस दूंगा, आप मेरे पास आ जाएं, बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं एवरीथिंग।
फर्स्ट कंसल्टेशन मेरी बिल्कुल फ्री है, मैं लोगों से चार्ज नहीं करता पहली कंसल्टेशन का कुछ भी। आप आ जाएं, आपको मैं वे आउट बताऊंगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, और उसके बाद फिर डिसीजन आपका होगा। जिधर आप जो आपको बेहतर लगेगा, अगर आपको बात समझ आएगी तो बिल्कुल गो फॉर इट। अगर आपको बात समझ नहीं आती तो भाई फिर सोचें, फिर उसके बारे में करें। ये फैसले आसान नहीं होते ज़िंदगी के बारे में लेने। वेल, थैंक यू वेरी मच जी फॉर वॉचिंग, और मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।